वहाँ ठीक आ रहा था, ठीक आ रहा है। आ जाओ। और किसी का एडमिशन के लिए लिस्ट में नाम नहीं, किसी कॉलेज स्कूल में नहीं आया? आया ना? क्या हो गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट अब पढ़ेंगे। हम लोगों ने सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में पढ़ लिया। सब एटॉमिक पार्टिकल में आपने 3 पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। अब उसके आगे बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पढ़ लिए, अब हम सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन आना शुरू हुआ। इससे पहले तक हम लोग एटम से नीचे गए ही नहीं थे। एटम से नीचे जब नहीं गए थे हम लोग, तो हम लोग सोच रहे थे कि एटम छोटा कुछ होता है, तो एटम को जानकर खुश थे। लेकिन जब आप जान गए कि एटम के अंदर भी एटम डिविजिबल है, एटम को डिवाइड कर सकते हैं, और एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ऐसा बात हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू या साइंटिस्टों ने हम सब लोगों ने समय समय पर बता दिया। अब हमारे मन में या आपके मन में ये क्वेश्चन आने लगा, सर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या जो भी पार्टिकल्स हैं, आप सब एटॉमिक पार्टिकल में नाम दिए, वो उस एटम के भीतर कैसे होते हैं, किस प्रकार से लगे होते हैं, उनका अरेंजमेंट क्या होता है, वो कैसे लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है एटम में, इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है एटम में। यानी ये सब बातें हमारे मन में क्वेश्चन आने लगे, क्योंकि अभी तक हम जब लोग सिर्फ एटम पे रुके हुए थे, इसके अंदर हमको जाने का रास्ता नहीं था। अब इसके अंदर जाने का जब रास्ता मिला तो पता चला कि इसके अंदर जाने से 3 चीज़ों से मुलाकात हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। अब हम खोजेंगे ना, या हम जानना चाहेंगे ना कि सर ये न्यूट्रॉन कहाँ मिलेगा इसके भीतर, कितना होगा इसके भीतर, भी प्रोटॉन कहाँ मिलेगा, कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा, कितना होगा, किस प्रकार से एक दूसरे से लगे हुए होते, इन सब बातों की खोज होना शुरू हुई। जैसे इन सब बातों की खोज होना शुरू हुई, तो एटम किस प्रकार से अंदर में अरेंजमेंट हुआ करता है, इसको मॉडल के रूप में आपको बताया गया, जिसको हम सब लोग कॉमनली क्या कहेंगे, एटॉमिक मॉडल्स कहेंगे। कॉमनली हम लोग क्या कहेंगे, एटॉमिक मॉडल। तो एटम का मॉडल दिया गया। एटम मॉडल जानते हैं ना, किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज को दर्शाने के लिए जिस स्ट्रक्चर का, जिस संरचना का आप उपयोग करते हो, उसे आप मॉडल कहते हैं सामान्य भाषा में, साइंस में। तो हम सब लोग अभी एटम को दर्शाना है, एटम को दिखाना है, तो एटम को दिखाने के लिए जिस संरचना का भी उपयोग करेंगे, उसको एटम का मॉडल कहा। अलग अलग लोगों ने मॉडल दिया, लेकिन हम सब लोग बेसिक मॉडल में 2 मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद एक मॉडल एडवांस मॉडल में पढ़ेंगे। सबसे पहले, सबसे छोटा, सबसे पहला, जैसे आपने डाल्टन में पढ़ा सबसे पहला तो उन्होंने अप्लाई किया, इसी प्रकार सबसे पहला एटॉमिक मॉडल में कौन कौन सा एटॉमिक मॉडल सबसे पहला, वाटरमेलन मॉडल, जो दिया गया किसके द्वारा, हाँ, जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। तो एटॉमिक मॉडल्स को हम लोग पढ़ेंगे, और एटॉमिक मॉडल्स में बच्चा थोड़ा गड़बड़ कर दिया। तो क्या कहे, बोर्ड को चमकाने के बजाय हम ही को चमका देता। मेरा मुंह इतना चमक रहा है, बोर्ड इतना लाइट कर रहा है कि उस पर लिखा हुआ चीजें नहीं दिखाई दे रहा, तब तो और अंधेरा दिखेगा। हम नहीं चमकेंगे चलेगा, लेकिन देखो लिखा हुआ उस पर इतना लाइट करता है कि जैसे अभी इधर लिखे इस एरिया का कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। ठीक है, पहला मॉडल हम लोग को पढ़ना है किसका, कौन सा मॉडल, नहीं पहला मॉडल कौन है, थॉमसन मॉडल। थॉमसन्स का पहला एटॉमिक मॉडल आया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम का मॉडल बताया था या एटम का मॉडल दिया था। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एटम का मॉडल दिया था, इसीलिए सबसे पहला मॉडल हम लोग इन्हीं का मॉडल को पढ़ते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि एटम के बारे में जानकारी वैज्ञानिक तौर पे यानी साइंटिफिक तौर पे पहली बार डाल्टन साहब ने दिया। इन द सेम वे पहली बार एटॉमिक मॉडल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो साइंटिस्ट ने काम किया वो है आपके जे थॉमसन साहब। तो ये फर्स्ट ऐसे हैं जिन्होंने प्रपोज किया एटॉमिक मॉडल को।
फर्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, पहला एटॉमिक मॉडल आपको जे थॉमसन के द्वारा दिया गया। अब इस मॉडल के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। इस मॉडल को दूसरा नाम जो दिया गया उसके बेस पर या मॉडल के बेस पर उन्होंने नाम दिया क्या, वाटरमेलन मॉडल, है ना, तरबूजे जैसा मॉडल है ऐसा बताया। उन्होंने बताया इसको पुडिंग मॉडल। पुडिंग जानते हैं ना, हाँ किसको कहते हैं, नहीं पुडिंग कहते हैं हम लोग ऐसे नॉर्मली खीर को, खीर दूध वाले खीर को कहते हैं पुडिंग अंग्रेजी में। ठीक है, तो इन्होंने नाम दिया। अब क्यों नाम दिया, क्योंकि इन्होंने क्या माना कि जो एटम है, एटम के भीतर जो पॉजिटिव चार्ज है जिसको आपने प्रोटॉन कहा था, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब एक जैसे पूरे के पूरे एटम के भीतर भरे हुए हैं, ऐसा इन्होंने माना। ठीक, अब ये पूरे भरे होंगे तो जैसा आपका वाटरमेलन है, तो वाटरमेलन डिफरेंट डिफरेंट शेप में मिलता है, लेकिन हम लोग स्फेरिकल वाले की बात कर रहे हैं। जो स्फेरिकल आपका वाटरमेलन है, उस वाटरमेलन में जो रेड पार्ट हम लोग ईट करते खाते हैं, वो रेड पार्ट इज लाइक पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम। वो रेड पार्ट कैसा है, पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम के जैसा, जो कि पूरे रेड पार्ट कैसा भरे होते हैं, पूरे भरे हुए होते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम होते हैं नहीं, सब तरफ एक जैसा भरे हुए होते हैं। सेम तरीके से आपके मान के चलिए एटम है स्फेरिकल, इस एटम में चारों साइड पॉजिटिव चार्ज भरे हुए हैं, मतलब एक जैसा हर जगह भरे हुए हैं, कहीं भी कम कहीं भी ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। ये कंपैरिजन तुलना कर रहे हैं किससे, तो सर तुलना कर रहे हैं वाटरमेलन से, कि वाटरमेलन में जैसे रेड पार्ट है आपका जो हम लोग ईट करते हैं, वह आपके वाटरमेलन में पूरी तरीके से भरे होते हैं, सेम तरीके से पॉजिटिव चार्ज आपके एटम में चारों ओर पूरी तरीके से फिलअप हुआ करते हैं। जो निगेटिव चार्ज होते हैं जस्ट लाइक द सीड ऑफ द वाटरमेलन, वो कैसे हैं, तो सर बीज की तरह, सीड की तरह। जो सीड क्या होते हैं सर, कहीं कहीं होते हैं आपके वाटरमेलन में, आपने वाटरमेलन में देखा होगा सीड अलग अलग जगह पर कहीं कहीं होते हैं, है ना। तो ये वो भी वही बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है कहीं कहीं ऐसे ऐसे वो यूनिफॉर्मली नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्मली होगा, लेकिन वो कहीं कहीं ऐसे ऐसे निगेटिव चार्ज के रूप में प्रेजेंट होंगे, जैसे आपके वाटरमेलन में सीड कहीं 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 प्रेजेंट हुआ करता है। लेकिन इनके कॉन्सेप्ट में एक चीज था कि ओवरऑल पूरी तरीके से अगर मिलाएंगे तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है, इसीलिए आपका जो एटम है वो आपको पूरी तरीके से न्यूट्रल दिखेगा, पूरी तरीके से न्यूट्रल दिखेगा, यानी आप सब लोगों के लिए पूरी तरीके से उदासीन दिखेगा, मतलब उसके ऊपर कोई आवेश नहीं, कोई चार्ज नहीं है उसके ऊपर। अगर उसके पास उस अंदर में या तो पॉजिटिव वाले की संख्या ज्यादा रहती या तो निगेटिव वाले की संख्या ज्यादा रहती, तो क्या होता, आपको जो ज्यादा रहता वैसा चार्ज आपको एटम के ऊपर दिख जाता। लेकिन अगर दोनों बराबर संख्या में रहे या दोनों बराबर मात्रा में है, तो आपको कोई चार्ज दिखेगा नहीं, पॉजिटिव वाले निगेटिव वाले को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल आपको जीरो चार्ज, यानी जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल। तो ओवरऑल एटम जो है न्यूट्रल है, इस बात को इन्होंने बता दिया। ये इसी बात को इन्होंने पुडिंग मॉडल कहा। कहा कि एक प्लेट में जब आप खीर को रखते हैं तो आप देखिएगा दूध या जो चावल है वो चारों तरीके से पूरी तरीके से फैल जाती है, पूरे प्लेट में आपको फैल जाएगी। ठीक है, और आप जो रेजिन्स हैं जो किशमिश है वो कहीं कहीं आपको दिखाई पड़ेंगे, तो वो जो पूरी तरीके से आपका फैल गया खीर जो दूध के रूप में, वो मानिए आपका पॉजिटिव चार्ज है, और जो रेजिन्स कहीं 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 आया वो रेजिन्स क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। ऐसा इन्होंने ये सब बातें इस मॉडल के बारे में चर्चा, जी सर, मॉडल के बारे में चर्चा करा उन्होंने। ठीक है, तो आप सबसे पहला बात, इस मॉडल को ऑल्सो नोन एज लिखेंगे, और कहा जाता है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग, या इसको हम रेजिन्स पुडिंग, या वाटरमेलन,
मॉडल, इन सब मॉडल के नामों से इन्हें पुकारेंगे। ठीक है। अब जो जो बातें थॉमसन साहब ने माना, इन बातें को हम लोग पढ़ेंगे। थॉमसन साहब ने माना कि एटम आपका किस शेप का है, स्फेरिकल शेप का। तो पहली बात ये लिखेंगे, एटम इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल शेप कैसा होता है पता है ना? कैसा होता है? हाँ, फुटबॉल के जैसा या किसी भी बॉल के आकार के जैसा स्फेरिकल होगा। इन्होंने ऐसा उसके बाद क्या माना कि जो मास है एटम के भीतर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द एटम। पूरे एटम में जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो एक तरीके से भरे हुए हैं या फैले हुए हैं। ठीक है। मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। ठीक है। एटम में क्या माना इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज are uniformly distributed. Positive charge are uniformly distributed, एक जैसे फैले हुए होंगे। जबकि निगेटिव चार्ज कहीं कहीं इम्बेडेड, इम्बेडेड का मतलब धसा हुआ होना या लगा हुआ होना कहते हैं इम्बेडेड को। ठीक है। Whereas द इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के रूप में कौन थे? प्रोटॉन्स। आर embedded into it. ठीक, इतना नोट कर लिए। एक पॉइंट यहाँ और लिख देते हैं, पॉजिटिव एंड negative charge are distributed in such a way that it gives overall neutrality of atom। ओवरऑल क्या देंगे? न्यूट्रलिटी देंगे एटम को। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऐसे रहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कि ओवरऑल एटम है वो कैसा दिखेंगे? न्यूट्रल दिखेंगे, यानी बिना चार्ज वाले, जीरो चार्ज वाले दिखेंगे।
पहली बार जो आपके एटम का मॉडल जो गिवन है या प्रपोज्ड किया गया है वो थॉमसन के द्वारा किया गया है, उसी के नाम पर थॉमसन एटॉमिक एटॉमिक मॉडल दिया गया है। ठीक है, इन्होंने पहली बार बताया, इसीलिए इन्हीं बार पहली बार बताया। हालांकि इसमें जितनी बातें हैं फिर से सारी बातें कमी ही कमी है। जैसे आपने पिछली बार डाल्टन में पढ़ा था, देखा सारी बात कमी बाद में निकल गई, सेम हुए। बट पहली बार इन्होंने ट्राई किया, पहली बार बताया था, इसलिए पढ़ना है आपको। इन्होंने इसी के मॉडल को दूसरा नाम प्लम पुडिंग के नाम से या रेजिन्स पुडिंग के नाम से या वाटरमेलन मॉडल के नाम से इनके हम मॉडल को पुकारते हैं। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि इन्होंने जो मॉडल बताया है वो इसी के आधार पर बताया है। मैंने वाटरमेलन का भी एग्जाम्पल लेकर आपको बताया। जो वाटरमेलन आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं, ठीक है, इस स्फेरिकल शेप में जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन का जो आप खाते हैं, ऐसा मानिए कि वो रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज है आपके, तो पूरी तरीके से एक जैसा पूरे के पूरे बटे हुए होते हैं वाटरमेलन में। और जो सीड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के जैसे हैं, जो कहीं कहीं धंसे हुए होते हैं। यही बात इन्होंने कंपैरिजन किया। लेकिन पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज इस तरीके से लगे हुए होते हैं कि ओवरऑल पूरा मिला के वो आपके एटम को न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है, तो एटम आपके स्फेरिकल शेप का है। एटम में जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक जैसे फैले हुए हैं पूरे एटम में, थ्रू आउट द एटम, जिसमें एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और निगेटिव चार्ज उसमें कहीं कहीं धसे हुए हैं। पॉजिटिव चार्ज के रूप में प्रोटॉन्स रहते हैं और निगेटिव चार्ज के रूप में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि वो पूरे मिलाकर आपके एटम को पूरे मिलाकर न्यूट्रल कर देते हैं, आपके एटम पे कोई चार्ज नहीं आने देते हैं। ठीक है, ये बात इन्होंने बताया। इस पूरे में एक ही बात सबसे अच्छा मिला, क्या? कि एटम आपके ओवरऑल न्यूट्रल रहते हैं। ये बातें आगे भी लागू होगी, बाकी कोई भी बातें लागू नहीं होगी, सारे कमी ही है। जैसे इन्होंने ये मान लिया कि एटम में जो पूरा मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक तरीके से पूरे एटम में फैले हुए हैं। अब आज के डेट पर आप जानते हैं कि नहीं सर, एटम में तो बीच में न्यूक्लियस होता है, बाकी स्पेस तो खाली होता है। एटम आज के डेट पर तो आप ये बात जानते हैं ना कि एटम में क्या होता है, बीच में एक न्यूक्लियस होता है और बाकी पार्ट क्या होता है, खाली होता है। इसका मतलब जो ये कह रहा है कि मास पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा बात तो है नहीं। दूसरी बात, एटम स्टेबल कैसे है, इस बात को भी इन्होंने नहीं बताया। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है आपके न्यूक्लियस के अराउंड, वो गोल है कैसा, वो अलग कहानी है, लेकिन न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एटम मूव तो कर रहा है। इस मूवमेंट के बारे में उन्होंने कुछ बात नहीं बताया। यानी ये सब इनके मॉडल में कमी रह गई। उसी कमी को दूर करने के लिए दूसरा मॉडल फिर आएगा जो इसमें जो कमी रह गया उसको वो पूरा करेगा। तो पहले इसकी कमी की बात कर लेते हैं। ठीक है, कमी को हम लोग कहेंगे, देखिए हम लोग ये नहीं कहते हैं कि यह एटम यह मॉडल जो है फेल कर गया, ऐसा बात नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? इस मॉडल में कुछ ना कुछ कमी रह गई, उस कमी को सुधार करने के लिए, ठीक है, पढ़े लिखे लोग ऐसे ही कहते हैं स्टैंडर्ड भाषा में। ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, थॉमसन मॉडल के ड्रॉबैक। ठीक है, सबसे पहला ही बात जो इन्होंने मान लिया क्या, कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास आपका, वो गलत था। ठीक है,
कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। ठीक है, ये मॉडल ने क्या मान लिया कि एटम में मास इवेनली स्प्रेड है, जो गलत है, आपका एक जैसे फैले हुए मास नहीं रहते हैं। इस मॉडल ने क्या मान लिया, मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करा, यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते ये बात का चर्चा भी नहीं करा। और इस मॉडल ने ये भी नहीं बताया स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, एटम स्टेबल कैसे, इस बात को भी इन्होंने नहीं बताया। ठीक है, इसीलिए इस मॉडल में बहुत सारी कमियां रह गई, जिस कमियां को अब हम सब लोग दूर करेंगे। ठीक है, एक नए मॉडल के अकॉर्डिंग। ड्रॉबैक्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, बोलो बोलो ना। ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, ड्रॉबैक्स में क्या बताए हैं, कमी बताए। जैसे पहले पीछे जो पॉइंट पर है वो मॉडल था, मॉडल में कुछ ना कुछ गलती रह गया, कुछ कमी रह गया जो पूरा नहीं हो पाया, जिसके कारण एटम के बारे में हम ड्रॉबैक्स का मतलब होता है कमियां, उसमें क्या कमी रह गई उस मॉडल में, यही बात पढ़ रहे हैं। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए और एटम के मॉडल के बारे में एक्सप्लेन किए, वो साइंटिस्ट है आपके अर्नस्ट रदरफोर्ड। अर्नस्ट रदरफोर्ड, हाँ रदरफोर्ड, उसको हम लोग सामान्य सिंपल कह सकते हैं, उसका नाम है अर्नस्ट रदरफोर्ड। ठीक, ऐसा नाम। ये नाम नहीं, ये नहीं है, गड़बड़ा गया वो। ERNEST, अर्नस्ट रदरफोर्ड, ये व्यक्ति का नाम है। इन्होंने जो मॉडल दिया है उससे पहले इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, तो पहले आपको उस एक्सपेरिमेंट को जानना पड़ेगा और तब उस मॉडल के बारे में आप जानकारी लेंगे। दूसरा मॉडल, यह मॉडल इतना अच्छा मॉडल था कि इस मॉडल की बातें, इस मॉडल ने बहुत सारे चीज एटम के बारे में बता दिया, और एटम के बारे में बहुत सारी विशेषताएं ऐसी बताई जो पहले से किसी को मालूम नहीं था। ठीक है, और उसके बाद इस मॉडल को बहुत दिन तक हम लोग एक्सेप्ट किए। बोहर साहब तो बहुत बाद में आए, है ना, लेकिन ये रदरफोर्ड वाला मॉडल जो है एटम का, वो एकदम से समझिए चेंजिंग करने वाला है मॉडल। अभी तक तो कॉमन कॉमन बातें, एटम गोल होता है, एटम में मास भरा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उसने बहुत सारी ऐसी बातें बताई। और इन्हीं के नाम पर एक और डिस्कवरी जाता है, किस चीज का, न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का, जो एटम के भीतर, अभी हम लोग जानते हैं कि ये एटम है और एटम के भीतर में सेंटर पर एक न्यूक्लियस हुआ करता है, केंद्रक हुआ करता है। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक, हाँ, बीच में जो एक केंद्रक हुआ करता है, इसके बारे में जो डिस्कवरी है, खोज है, ये रदरफोर्ड का ही है, क्योंकि रदरफोर्ड जब एक्सपेरिमेंट करेंगे उसी एक्सपेरिमेंट में इस न्यूक्लियस के बारे में जानकारी मिलेगी। अभी तक तो हम यही ना मान रहे हैं कि एटम के भीतर में पूरा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, लेकिन जैसे ही एक्सपेरिमेंट करेंगे रदरफोर्ड वाला, ये पता चलेगा कि एटम में तो बहुत सारा स्पेस खाली है, एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है, बीच में सिर्फ सेंटर में स्पेस जो है वो बाउंडेड है, बंधा हुआ है या घिरा हुआ है, और जो सेंटर में स्पेस घिरा हुआ है उसी का नाम न्यूक्लियस देंगे। चार्ज के बारे में बाद में बातें करेंगे, लेकिन पहले उसी का नाम न्यूक्लियस देंगे। तो इसी बात को हम सब लोग एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उसका नाम है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या उसी को हम लोग कहते हैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हाँ, 9th क्लास में पढ़े होंगे, रदरफोर्ड का मॉडल जब पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। तो पहले हम एक्सपेरिमेंट का, उसको हम लोग कहते हैं
रदरफोर्ड जिन्होंने किया उनका नाम लिखते हैं। हालांकि रदरफोर्ड के साथ और भी व्यक्ति काम कर रहे थे, लेकिन मेनली नाम रदरफोर्ड का आया। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, या इसी को हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से पुकारेंगे। इसी को हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के नाम से भी पुकारेंगे। ठीक, अब इसके बारे में पहले कुछ कहानियां देखते हैं। पहले इसका फोटो फिर से यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके फोटो की जरूरत है, फिर से आपको फोटो जानना है। ये है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखाया गया है। एट दैट टाइम, जिस समय पर यह किया गया, उस समय पर यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली एक्सपेरिमेंट था। सभी लोग नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव सोर्स का यूज हो रहा है ना, ये रेडियो एक्टिव सोर्स बहुत महंगा होता है। अभी भी महंगा है, ऐसा नहीं उस समय महंगा, तभी भी महंगा है। ये रेडियो एक्टिव तो बहुत कम पाया जाता है। रेडियो एक्टिव होता क्या है? कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं, उस एलिमेंट से हमेशा कुछ ना कुछ वेव्स के फॉर्म में निकलते रहते हैं, पार्टिकल्स। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं दुनिया में जिस एलिमेंट से वो इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि उस एलिमेंट से हमेशा एक वेव्स के फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में कहिए, कुछ ना कुछ बाहर निकलते रहता है। अलग अलग एलिमेंट से अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स निकलते हैं, लेकिन उन सब एलिमेंट को एक साथ हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोई ना कोई रेडियो एक्टिव सोर्स लगाना था, क्योंकि उससे कंटिन्यूअसली एक पार्टिकल निकल कर जाए, इस बात को पता लगाने के लिए, इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो रेडियो एक्टिव सोर्स बहुत कम अवेलेबल है आपके अर्थ में, इसीलिए उसको लाना बहुत मुश्किल है। मान के चलिए जिसका क्या कहते हैं, क्वांटिटी कम होता है तो वैल्यू ज़्यादा होता है, उसका कॉस्टिंग ज़्यादा होता है। यही बात इसके साथ भी है। लेकिन फिर भी रदरफोर्ड अच्छा मतलब क्या कहते हैं, अमीर आदमी थे, तो उनके पास ये सेटअप बन गया। क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल से या फिर रेडियो एक्टिव सोर्स से यही एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इनके पास रेडियो एक्टिव सोर्स अवेलेबल होना ईजी था बाकी लोग के कंपेरिजन में। इन द सेम वे इस एक्सपेरिमेंट को बैठाया गया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया है, मतलब ऐसा सोर्स जहां से कुछ ना कुछ वेव्स के फॉर्म में बाहर निकलेंगे, ठीक है। जो वेव्स के फॉर्म में यहाँ से जो पार्टिकल बाहर निकल रहे हैं, उस पार्टिकल का नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल। उस पार्टिकल का नाम दिया गया है अल्फा पार्टिकल। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, इस तरह के कई सारे पार्टिकल निकलते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर जो यूज किया गया, यहाँ पर जो बताया गया, वो बताया गया अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल तो होता क्या, सबसे पहले ये जानिए। तो अल्फा पार्टिकल सर हम कहते हैं ऐसे पार्टिकल को जिस पार्टिकल्स के पास चार्ज होते हैं 2 यूनिट, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिसके पास रहेगा, साथ में जिस पार्टिकल का मास 4 यूनिट होना चाहिए, ठीक है, यानी 4 यूनिट इसका मास होना चाहिए। ऐसा पार्टिकल जिस पार्टिकल के पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और 4 यूनिट मास है, ऐसे पार्टिकल का नाम दिया जाता है अल्फा पार्टिकल।
कोई दिक्कत नहीं। एक मिनट, अभी अब बातें पूरा होने दीजिए। हम सब लोग जो एलिमेंट को जानते हैं, उस एलिमेंट में आप हीलियम को जानते हैं, हीलियम जानते हैं ना। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना, 2। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है तो उसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, 2। जितना एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन, या जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, यानी इसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। साथ में हीलियम का मास कितना, 4, यानी इसके पास 4 यूनिट मास भी है। अगर हम हीलियम में से, हीलियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन को खींचकर बाहर निकाल दे तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो बचेगा 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट मास। उस पार्टिकल को हम अल्फा पार्टिकल कह सकते हैं। यानी एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। एक्चुअली में अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस है। बताने के, समझाने के लिए आपको बोले हैं, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम को ही हम लोगों ने अल्फा पार्टिकल का नाम दिया, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम को। क्यों, देखिए हीलियम एटम, फिर समझ लीजिए, हीलियम एटम का एटॉमिक नंबर 2, ठीक है। तो देखो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और मास कितना, 4 यूनिट। हमने कहा अल्फा पार्टिकल ऐसे पार्टिकल को कहेंगे जिसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 4 यूनिट मास होना चाहिए। ऐसा हीलियम के न्यूक्लियस के पास हुआ करता है, ठीक है। देखिए अब ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में मैंने कहा जो पार्टिकल यहाँ से यूज किया गया वो कौन सा पार्टिकल यूज किया गया, अल्फा पार्टिकल। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन है आप सब लोगों का, कई बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। जो पार्टिकल का यूज किया गया गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में, वो पार्टिकल कौन सा, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल होता कैसा है, ऐसा पार्टिकल जिसके पास 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 4 यूनिट मास है। ऐसा आपको हीलियम के न्यूक्लियस के पास देखने को मिलेगा। हीलियम के, बाकी के पास कैसे होगा, अगर किसी और एलिमेंट का आप न्यूक्लियस लेंगे तो उसमें प्रोटॉन की संख्या चेंज रहेगी, तो उसके पास उतना यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना, है ना। इसीलिए तो हीलियम के पास ऐसा आपको देखने को मिलेगा। अगर वो हीलियम का न्यूक्लियस भी बोले तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल की बात कर रहा है। जब अल्फा पार्टिकल को बहुत हाई स्पीड से सीधे सीधे फेंका गया है, उसके सामने क्या कर दिया गया, एगो पतली सी परत बना के रख दी गई, किसकी, गोल्ड की पतली सी परत बना के रख दी गई। और गोल्ड की पतली सी परत का जो आपका मोटाई था वो नैनोमीटर में है, अप्रोक्स इज 100 नैनोमीटर, ठीक है। ये जो वो कितने नैनोमीटर का, 100 नैनोमीटर। नैनोमीटर जानते हैं, 10 के पावर -9 मीटर, -9, यानी कि ये 100 गुने 10 के पावर -9 मीटर है। इतने मोटे कहिए, पतले कहिए, जो आपको इच्छा वो कहिए, इतने ही पतले परत को वहां पर लगा दिया गया, ठीक। यहां से अल्फा पार्टिकल को भेजा गया। उसके बाद क्या किया गया, इस गोल्ड फॉइल को जहां बीच में लगाया गया, इसके चारों ओर क्या कर दिया गया, फिर से फ्लोरोसेंट या जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया गया कि जो पार्टिकल यहाँ से भागेगा वो क्या होता है, इसमें घुसता है कि बाहर निकल जाता है। वो जो बाहर अंदर आएगा तो यहाँ जाके टकराएगा, पार्टिकल है तो फिर से चमकेगा, इस बात से हमें पता चलेगा। इसके लिए फिर से इसके पीछे में क्या कर दिया गया, पूरा का पूरा जिंक सल्फाइड का एक स्क्रीन लगा दिया गया, ऐसे करके गोले गोल। जब इस बात को यहाँ से अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया गया यानी फेंका गया, तो जो एक्सपेक्टेशन थी, यानी जो उन्होंने सोच रखा था, जो मान रखा था, उनसे बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट इनको मिला। अकॉर्डिंग टू थॉमसन, जो एटम होते हैं, एटम में मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड अल्फा पार्टिकल आल्सो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है ना। दैट मींस जब इसे ये इससे टकराएगा इट विल बी डिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए था इसको, है ना। जबकि ऐसा हुआ ही नहीं, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल गॉट पास्ड फ्रॉम दिस गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। ये मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल यहां से निकला, यहां से फेंका गया, वो इस गोल्ड फॉइल से बिना अलग रास्ते किए हुए सीधे सीधे पास कर गए। यह बात क्या बताता है, इसका मतलब जो गोल्ड फॉइल में जो गोल्ड के एटम है, क्या उसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर ये गोल्ड का एटम है फॉर एग्जांपल, और गोल्ड के एटम में पूरा मास भरा होगा, पॉजिटिव चार्ज भी, और कोई पॉजिटिव चार्ज इसके पास टकराएगा तो एटलीस्ट उसके पास हाई एनर्जी पावर है, तो वो इसको अंदर घुस जाएगा। लेकिन क्या सीधे पास कर जाएगा, नहीं, ये थोड़ा तो इधर चला जाएगा, थोड़ा इधर भाग जाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, जो आ रहा है वो भी पॉजिटिव है, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऐसा नहीं हुआ, जितना भी अल्फा पार्टिकल, मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस गोल्ड फॉइल से ऐसे सीधे पास कर जा रहे थे। ज्यादातर
बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो आए और बीच से थोड़ा सा अपना पाथ भटक गए, थोड़ा सा, ये ऐसे वाले भी बहुत कम संख्या में थे। और कुछ अल्फा पार्टिकल आया और एकदम से बाउंस बैक फिर से पीछे हो गया, ऐसा 20,000 अल्फा पार्टिकल में से एक अल्फा पार्टिकल का ऐसा हो रहा था, मात्र एक के साथ। ऐसा रदरफोर्ड साहब बता रहे हैं कि जो डायरेक्टली बैक होने वाला है उसका आंकड़ा, उसका नंबर जो है वो 20,000 में एक है। ये बात क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या एटम के भीतर पूरा का पूरा मास भरा हुआ है? नहीं, एटम के भीतर मैक्सिमम ऑफ द स्पेस इज खाली है ना, तभी तो वो सीधे सीधे पास कर जा रहा है। अगर वो खाली नहीं, वैकेंट नहीं होगा तब तो वो डिफ्लेक्ट कर जाता। लेकिन सेंटर में, ये जो सेंटर है, सेंटर में कुछ तो ऐसा बैठा हुआ है जो कुछ अल्फा पार्टिकल, देखिए इस, ये आपका गोल्ड फॉइल का एक, गोल्ड का एक एटम है। अल्फा पार्टिकल आए यहाँ से पास करके, अल्फा पार्टिकल आए यहाँ से पास करके, अल्फा पार्टिकल आए यहाँ से पास, अल्फा पार्टिकल यहाँ से पास, कोई डिफ्लेक्शन नहीं। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल इसके थोड़ा सा नजदीक गया वो कुछ एंगल से चेंज हो गया, जो अल्फा पार्टिकल इसके थोड़ा सा नजदीक गया वो कुछ एंगल से चेंज हो गया, और जो अल्फा पार्टिकल इसके एकदम सामने सामने जाकर टकराया वही सिर्फ इसमें बैक हो पाया। इसका मतलब इस सेंटर पे बहुत छोटे हिस्से में एक बहुत ही कंसंट्रेटेड यानी संघटित, बहुत संघन वाला एक मास बैठा हुआ है, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो इसको डिफ्लेक्ट कर रहा है, अदरवाइज निगेटिव होता तो अट्रैक्ट कर लेता। यहां से पता चलता है क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज थॉमसन साहब ने कहा कि पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, नहीं सर, वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है, पूरे एटम में तो नहीं फैला हुआ है, वो सेंटर में एक जगह पर बहुत ही छोटे हिस्से में, वो भी बहुत बड़ा हिस्सा में नहीं, बहुत छोटे हिस्से में वो बैठा हुआ है। और उसी सेंटर वाले जो बहुत छोटे हिस्से में बैठे हुए हैं वो जो पॉजिटिव चार्ज, उसी इस कंसंट्रेटेड वाले मास का नाम न्यूक्लियस दिया गया, केंद्रक दिया गया। बात समझ में आया? तो इनके पास तीन तरह के, अपने पास तीन बार इसको पढ़ेंगे, तीन बार मतलब 3 पॉइंट में। एक कि मैक्सिमम ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना अपने रास्ते को चेंज किए हुए सीधे सीधे उन्होंने पास कर गया। कुछ अल्फा पार्टिकल, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बाय सम एंगल, कुछ एंगल से वो बदल गए। एंड 1 out of 20,000 अल्फा पार्टिकल गेट बैक एट 180 डिग्री, 180 डिग्री पे बैक हो गया। 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था। इन तीन जो हमें ऑब्जर्वेशन मिला, जो हमें वहां से आकलन हम जो करा हमने, उसके बेस पर अब हम मॉडल बतावेंगे, या उसके बेस पर हम एटम के भीतर क्या है इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। कोई दिक्कत है? आप इस फिगर को बना लीजिए, ठीक है। ये फिगर हमने ये तो नहीं है बनाएगा तो चलेगा, ये तो समझाने के लिए आपको बताया मैंने। इस फिगर को बना लीजिए, इसमें आपको नाम लिखाई दिए, रेडियो एक्टिव सोर्स में अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या होता है मैंने बता दिया, ये गोल्ड के लगे हुए पतले से सीट है। फॉइल का मतलब आप सब जानते हैं? नहीं, फॉइल FOIL, फॉइल नहीं जानते हैं? होटल में कभी गए हैं? पतला सा एगो पन्नी में आपको कोई सामान लपट के देता है, उजला सिल्वर कलर का पता है, वो सिल्वर का रहता है या हाँ, या एल्यूमिनियम का रहता है। पतली पन्नी जैसी रहती है, लेयर परते, जिसमें रोटी वोटी लपेट के देता है होटल वाला सब, वो एल्यूमिनियम का बना होता है। और कई बार देखेंगे आप मिठाई के ऊपर चमकने के लिए पतली पन्नी जैसी सीट लगाई जाती है, वो सिल्वर की रहती है। उसी प्रकार से पतली परत, उसी एकदम वैसा ही पन्नी जैसा परत गोल्ड का बना हुआ, इसको कहते हैं अंग्रेजी में गोल्ड फॉइल। ठीक, नहीं नहीं, गोल्ड फॉइल में तो कुछ नहीं निकाले थे, गोल्ड फॉइल वैसे का वैसे। कौन? ये अल्फा पार्टिकल के पास इतना पावर है ना, मार दी थी साइड सुसाइड तो पार कर जाएगी। हम आपको कोई बात बोल रहे, इलेक्ट्रॉन के पास शक्ति रहेगा खींचने का, तो हम इस हमारे हमको इसको खींचेंगे, हमारे पास पावर रहेगा इससे ज्यादा तब ना हम खींचेंगे, ऐसे पावर कम रहता तो कैसे खिंचाएगा? ये अल्फा पार्टिकल के पास इतना हाई एनर्जी है, कहाँ इसको देख रहे एटम जो न्यूक्लियस, तो उसको मतलब उसके बगल से गुजर रहा है स्पीड से, तो न्यूक्लियस खींच नहीं पा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ से खींचेगा? इसके पास बहुत हाई एनर्जी, इसीलिए